हेलो दोस्तों, एजुकेशन टू इन में आपका स्वागत है। आज हम आरआरबी एलपी टेक्नीशियन 2018 का जो कि 9/8/2018 के फर्स्ट शिफ्ट का ओरिजिनल सेट है, इसे सॉल्व करते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो इसका जो पहला प्रश्न है, एक उत्तल दर्पण जिसकी फोकल लंबाई f वायु में है को एक द्रव जिसका मान 4/3 में डुबोया जाता है। द्रव में दर्पण की फोकल लंबाई क्या होगी? तो इसका उत्तर हो जाएगा f। ये इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न जो कह रहा है कि दिए गए वस्तुओं के समूह के संबंध में उचित शब्द का चयन करें। ये जो फिगर दिखाई दे रहा है वह किससे संबंधित है? पहला है फाइनल आर्ट, दूसरा चित्र, तीसरा संस्कृति और चौथा है प्रौद्योगिकी। तो ये जो फिगर दिखाई दे रहा है इसमें कैमरा है, डेस्क है और कंप्यूटर है। तो ये प्रौद्योगिकी दिखाई दे रहा है यानी टेक्नोलॉजी। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 4 है यही सही उत्तर है। अगला प्रश्न है मार्च 2018 में उपलब्ध जानकारी के अनुसार इलाहाबाद बैंक के एमडी और सीईओ कौन है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 उषा अनंत सुब्रमण्यम। अगला प्रश्न कह रहा है यदि 9 × 6 = 45, 7 × 4 = 33, 6 × 4 = 20, तो 5 × 3 = इसका क्या मान होगा? तो इसे हम हल करेंगे, पहले को हल करेंगे इसे। तो 9 × 6 = 45 दिया गया है, तो हम इसे करेंगे 9 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर। तो 9 का स्क्वायर करेंगे आएगा 81, माइनस 6 का स्क्वायर करेंगे आएगा 36, इसे घटाएंगे तो आ जाएगा 45 जो कि दिया गया है। ठीक उसी प्रकार अगर हम दूसरे को हल करेंगे तो पहले 7 × 3 दिया, इसका मान 33 है। तो 7 का स्क्वायर करेंगे, उसमें से यहाँ 4 दिया गया है तो यहाँ हम 4 का स्क्वायर करेंगे। तो 7 का स्क्वायर करेंगे आएगा 49, उसमें से 4 का स्क्वायर करेंगे 16, उसे घटाएंगे आएगा 33, यानी यह भी दिया गया है। तो उसी प्रकार हम सीधे इसे हल करते हैं 5 × 3 को। तब 5 × 3 का हमें मान ज्ञात करना है। तो 5 का स्क्वायर करेंगे, उसमें से 3 का स्क्वायर घटाएंगे तो 5 का आएगा 25, उसमें से 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आ जाएगा, इसे घटाएंगे 16 आ जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है, यही इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि तपस, अभि और ऋषि के बीच एक केक बांटा गया। तपस को केक का 1/2 भाग मिला, ऋषि को 1/3 भाग मिला और शेष अभि को प्राप्त हुआ। तो अभि को कितना भाग प्राप्त हुआ? तो पहले है 1/2 भाग, यह ऋषि को प्राप्त हुआ, और 1/3 भाग ये तपस को मिला 1/2 भाग और ऋषि को मिला 1/3 भाग। अगर हम 2 और 3 का एलसीएम लेंगे आएगा 6 का 1/2 भाग निकालेंगे तो आ जाएगा 3। यह किसे मिला? तपस को, उसके लिए टी लिख दे रहे हैं। और 6 का 1/3 भाग इसे काटेंगे आएगा 2। यह किसे मिला? ऋषि को मिला, इसे आर लिख दे रहे हैं। पूरा टोटल हो गया 3 तपस को और 2 मिला ऋषि को, पूरा हो गया 5 जब ख़त्म हो गया, हम टोटल माने थे 6, यानी एक हिस्सा बचा और कितने में बचा? तो 6 में बचा। तो यही जो मिलेगा वह अभि को मिलेगा, यानी 1/6 इसका मान होगा। तो ऑप्शन नंबर जो 4 दिखाई दे रहा है यह इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न कह रहा है नकारात्मक त्वरण निम्न में से किसकी दिशा के विपरीत होता है? तो वेग यानी वेलोसिटी के विपरीत जो होता है त्वरण उसे नकारात्मक त्वरण कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर है। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से किस संख्या का वर्गमूल एक अपरिमेय है? अपरिमेय का अंतर होता है, यानी अंडर में अगर ए है तो इसे हम बाहर नहीं निकाल सकते, तो यही जो होगा वो अपरिमेय होगा। जैसे अगर हम चाहें तो अंडर2 को बाहर नहीं निकाल सकते, लेकिन अंडर रूट 4 को अगर हम बाहर निकालेंगे तो 2 आएगा प्लस माइनस के साथ, तो यह तो परिमेय संख्या हो जाएगा, लेकिन अंडर रूट 2 इसे बाहर नहीं निकाला जा सकता।
यही एक अपरिमेय संख्या होगा। इन चारों में से अगर आप हल करेंगे तो जो पहला है 20 और 48, 20-48 जो है यह एक अपरिमेय संख्या है। इसे आप हल करके भी देख सकते हैं। जैसे अगर हम इसका वर्गमूल निकालना चाहें तो 20-48 इसे हल करेंगे 4 से, हम मान लो काटते हैं। 4×5 = 20, 4×1 = 4, 4×2 = 8। फिर 4 से काटेंगे तो 4 से काटेंगे एक बार और 4×2 = 8 और 4×8 = 32। फिर 4 से काटेंगे तो आ जाएगा 4×3 = 12, 4×2 = 8। फिर 4 से काटेंगे तो आ जाएगा 8। फिर 4 से काटेंगे तो आ जाएगा 2। लेकिन ये 2 का कोई बना नहीं, जबकि 4 का हम लोग बन गया है घात। उसी प्रकार इसे जब हल करेंगे तो वो अंडर रूट से बाहर नहीं आएगा। तो यही इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न कह रहा है, ये जो फिगर दिखाई दे रहा है, उपरोक्त वृत्त चाप AB को स्पर्श रेखा DE बिंदु D पर मिलने वाले तक बढ़ाया जाता है। यदि AB = 12 है, DE = 8 है तो BD का मान ज्ञात करना है। तो हम इसे हल करके आप लोगों को दिखाते हैं, थोड़ा छोटा करके। जो ये मान होता है यानी DB गुणे DA बराबर होगा DE के स्क्वायर के बराबर। यह होता है फार्मूला। मतलब ये वाली जो रेखा है वो बड़ी वाली रेखा के गुणनफल के बराबर होता है, इसका वर्गमूल। तो DE हमें दिया गया है, DE हमें ज्ञात करना है। हमें AB का मान दिया गया है, उससे हम AD का मान निकाल सकते हैं। जैसे अगर हमें DE इसको हम x मान ले, यहाँ पर हम अगर x मान ले तो यह x होगा। और AB का मान दिया गया है 12 दिया गया है, 12 दिया गया है AB का मान। तो हम पहले AD और B को हम x मान ले रहे हैं और फिर x + 12 करेंगे गुणे x + 12, क्योंकि यहाँ से 20 D से लेके B तक x है, x लिख दे रहे, उसके बाद 12 है तो +12 बराबर DE का मान दिया है 8 का स्क्वायर करेंगे 64 आ जाएगा। तो x के जगह हम कौन सी संख्या रखें कि हमें 64 का मान है? तो x की जगह अगर हम 4 रखें तो 4 गुणे यहाँ भी 4 रखेंगे तो 12×4 = 16 हो जाएगा। तो 16 का अगर हम गुणा करेंगे तो 64 के बराबर हो जाएगा, यानी जो x का मान होगा वह 4 होगा। तो ऑप्शन आप लोग देख लीजिए, ऑप्शन नंबर जो 3 है इसका, ऑप्शन नंबर 3 जो इसका 4 सेंटीमीटर दिया गया है, ये इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया द्वारा उच्च प्रतिक्रिया वाली धातुओं का निष्कासित होता है? तो इसका उत्तर जो है वो इलेक्ट्रोलिसिस होता है। इसी के द्वारा उच्च प्रतिक्रिया वाली धातुओं का निष्कासित होता है। अगला प्रश्न कह रहा है, 13 मीटर एक लंबी सीढ़ी एक खिड़की तक पहुंचती है जो सड़क के किनारे के जमीन से 12 मीटर ऊपर है। यदि इसके पाद को उसी बिंदु पर रखते हुए सीढ़ी को सड़क के दूसरी ओर लगाया जाता है तो खिड़की से 5 मीटर ऊंचाई तक पहुंचती है। तो सड़क की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। मान लीजिए एक तो दीवार इधर है और एक दीवार इधर है और जो ये बीच की है यही सड़क है। तो पहले कहा है 13 मीटर लंबी सीढ़ी है जो इस प्रकार है, पहले इस प्रकार से है और 12 मीटर ऊंची पर 12 मीटर ऊपर खिड़की से ज़मीन पर मतलब ज़मीन से खिड़की पर पहुंचने के लिए 12 मीटर ऊंच, यह 13 मीटर की सीढ़ी है। उसके बाद कह रहा है अगर उसी बिंदु पर मतलब यहीं बिंदु पर रखते हुए सड़क के दूसरी ओर लगाया जाता तो 5 मीटर ऊंचाई तक पहुंचता, यानी ये तो 13 ही है क्योंकि सीढ़ी की लंबाई 13 मीटर और 5 मीटर ऊंचाई पर पहुंचती है। तो जो पाइथागोरस का ट्रिपलेट नंबर जानते हैं कि 5, 13 और 12 ट्रिपलेट होता है, उसी प्रकार यहाँ 13 दिया गया, यहाँ 12 दिया है यानी 5, यह ट्रिपलेट नंबर होता है। यानी 5,
और 12 का योग करेंगे, आ जाएगा 17। यही इसका सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर जो पहला है 17 मीटर, ये इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न कह रहा है इनमें से कौन सा एक स्पेक्ट्रोफोट है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कुकुरमुत्ता, मशरूम जो है इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस उत्पाद के मूल्य में वृद्धि होने के परिणाम स्वरूप कई उत्पादों के मूल्य में वृद्धि होगी, जिसका परिणाम मुद्रास्फीति होगी? तो इसका उत्तर हो जाएगा पेट्रोलियम, क्योंकि जब पेट्रोल की वृद्धि होगी तो उसमें आयात और निर्यात में भी वृद्धि होगी, क्योंकि गाड़ी जो माल ढोने वाली सामान है, मालवाहक सामान, वो पेट्रोल या डीजल से चलती है। तो जब पेट्रोल डीजल में वृद्धि होगी तो उनके आवागमन की जो सामग्री होगी उसमें भी वृद्धि होगी। जब उसमें वृद्धि होगी तो उसके साथ जो माल ले आएगा उत्पाद, वो भी वृद्धि होगी। उसी प्रकार से मूल्य का भी वृद्धि होगी। तो इसका उत्तर जो होगा पेट्रोलियम इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न कह रहा है कि दिए गए विकल्पों से निम्न चित्रों को घुमाए गए रूप का चयन करें। ये जो फिगर दिखाई गया है, इसे जो घुमाया गया फिगर है वो हमें दर्शाना है। हमें घुमाया हुआ मतलब जो घुमाया गया है फिगर वो दर्शाना है। और ये जो फिगर है ऑप्शन नंबर अगर डी में ध्यान से देखेंगे तो ये वाला फिगर यहाँ से यहाँ तक देखिए, तो फिगर ऐसे बना है नीचे वाले में। ठीक इसी प्रकार जो ऊपर वाला कॉलम है यहाँ से यहाँ तक, उसमें फिगर इस प्रकार से बना है। तो यही हमसे पूछा गया है कि ये वाला जो फिगर है आप देखेंगे तो ये ऊपर की तरफ है और ये जो है वो नीचे की तरफ है। इसे आप ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा। तो यही हमसे पूछा गया कि घुमाए गए फिगर का चयन करें। तो जो घुमाया गया फिगर हो ऑप्शन नंबर डी में होगा। तो इसका जो उत्तर होगा, जो कि विकल्प 3 में दिया गया है, डी। इस प्रकार से भी आप वहाँ ध्यानपूर्वक अपने विकल्प को देखिए और जो विकल्प जिस में दिया गया है वही टिक करिएगा। अगला प्रश्न है दिए गए कथन को सही मानिए और निर्णय कीजिए कि कौन से निष्कर्ष कथन की दी गई जानकारी के तार्किक रूप का अनुसरण करती है या करते हैं। तो कथन है महासागरों की जनसंख्या अत्यधिक बढ़ रही है, जिससे रहने लायक ज़मीन की कमी तथा लोगों के जीवन स्तर में गिरावट आ रही है। तो पहला निष्कर्ष है सरकार को शहर के विकास और पूर्ण योजनाओं बनानी चाहिए। तो इसका तो पहला सही है, क्योंकि वो नई नई योजनाएं बनाएगी तो लोगों की जो जीवन स्तर गिर रहा है वह सुधर जाएगा। लेकिन जो कथन दूसरा कह रहा है सरकार को अवैध इमारतों को गिराकर लोगों को छोटे छोटे मकान बनाने चाहिए, ये तो गलत है, क्योंकि निष्कर्ष में कहा ही नहीं गया है कि किसी इमारतों को नुकसान पहुंचाना है। तो जो दूसरा निष्कर्ष है वह गलत है, केवल एक निष्कर्ष इसका सही है। तो ऑप्शन नंबर जो 4 है कि केवल एक निष्कर्ष इसका अनुसरण करता है। अगला प्रश्न है ऑक्टेव्स वर्गीकरण में न्यूलैंड लॉ यानी न्यूलैंड का नियम जो पीरियाडिक टेबल है उसमें का निम्नलिखित में कौन सा अंतिम तत्व है। तो जो पीरियाडिक टेबल है न्यूलैंड का, उसमें जो अंतिम तत्व है वो थोरियम है, जो 56वां तत्व है। और थोरियम यह जो तत्व है वो सबसे अंतिम तत्व है जिसका परमाणु क्रमांक 56 था। और हमसे यह भी कभी कभी प्रश्न, इसका तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। हमसे यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि न्यूलैंड में जो पहला तत्व था वो हाइड्रोजन था, तो हाइड्रोजन का कोई निश्चित स्थान था? तो नहीं, न्यूलैंड के जो पीरियाडिक टेबल में उसमें हाइड्रोजन का कोई निश्चित स्थान नहीं था, क्योंकि यह परमाणु द्रव्यमान के आधार पे सजाए थे। और जो हाइड्रोजन का होता है वो H1 भी होता है, H2 भी होता है, H3 भी होता है। हाइड्रोजन, टाइटेरियम, ड्यूटेरियम और टाइटेरियम, तो परमाणु द्रव्यमान के स्थान पे सजाए जाने पर यह
हाइड्रोजन का एक निश्चित स्थान नहीं दे पाए थे। ये भी प्रश्न पूछा जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है यदि बहुलक और माध्यिका के बीच का अंतर 2 है तो माध्यिका और माध्य के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए, तो इसका मान 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि जब एक परिपथ में कई प्रतिरोध श्रृंखला में जुड़े होते हैं तो करंट का मान क्या होगा? तो करंट मान एक ही रहता है, मतलब जैसे करंट पहले था वैसे ही रह जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है सुबह x और y पार्क में एक दूसरे की ओर चल रहे हैं। जब वो एक दूसरे से मिलते हैं तो y की छाया सीधे x के सामने पड़ती है, तो x किस दिशा की ओर मुँह करके खड़ा है? तो इसे हम हल करेंगे। तो इसे हम हल करते हैं, जैसे बना ले रहे हैं फिगर। इधर पूर्व हो जाएगा, इधर पश्चिम, और इधर उत्तर, और इधर दक्षिण। तो जो कह रहा है वाई की छाया x के सामने पड़ रही है। सूर्य तो इधर से उगेगा पूर्व से, क्योंकि कह रहा है सुबह के समय। तो सूर्य जब इधर से उगेगा तो हम बनाएंगे x इस साइड जा रहा है और y जो है वो इस साइड जा रहा है। y क्योंकि कह रहा है y की छाया x के सामने पड़ रही है, तो ये y इधर है, तो जब सुबह के समय रहेगा सूर्य इधर रहेगा, तो जब इसकी छाया x के सीधे सामने पड़ेगी, तो यही हमसे प्रश्न में भी कहा गया है। तो y की छाया x के सामने पड़ेगी और हमसे प्रश्न पूछा x का मुंह किस ओर करके खड़ा है, तो x पूर्व की ओर मुंह करके खड़ा है, क्योंकि इस साइड पूर्व होगा, इसका मुंह इस साइड होगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न कह रहा है उस धातु का नाम बताइए जिसे चाकू से काटा जा सकता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा सोडियम। सोडियम को चाकू से काटा जा सकता है क्योंकि यह सबसे नरम धातु होता है, और इसे केरोसिन में भी डुबोकर रखते हैं। यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि सोडियम को यानी Na जिसका परमाणु क्रमांक 11 होता है, इसे कहाँ रखते हैं? तो इसे केरोसिन में डुबोकर रखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि पानी को ब्लीचिंग पाउडर में मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है, तो इसका उत्तर हो जाएगा क्लोरीन। जब ब्लीचिंग पाउडर कहेगा तो क्लोरीन होगा, जबकि सोडा कहेगा, सोडा में हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, लेकिन यहाँ जो कह रहा है वो ब्लीचिंग पाउडर कह रहा है, यानी इसका उत्तर हो जाएगा क्लोरीन। क्लोरीन गैस निकलती है। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सी एक त्रिभुज की संख्या नहीं है? त्रिभुजाकार की संख्या नहीं है, तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 1 15 हो जाएगा। और इसका प्रश्न आप हमें कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि दिए गए वक्तव्यों को सच मानकर चले और यह तय करें कि कौन सी निष्कर्ष कर्तव्यों के निश्चित रूप से निकाले जा सकते हैं। तो पहला है कर्तव्य कुछ फल सब्जियां हैं, यानी जो फल हैं वो सब्जियां हैं। यहाँ हम सब्जी लिख दे रहे हैं, इसे फल लिख दे रहे हैं। और उसके बाद कह रहे हैं कुछ सब्जियां खाद्य नहीं है, तो जो खाद्य हो जाएगा इसको इधर बना ले रहे हैं। खाद्य जो है वो सब्जी के लिए मना कर रहा है। तो पहला प्रश्न है कि कुछ फल खाद्य हैं, तो नहीं, क्योंकि फल खाद्य को नहीं काट रहा है। जबकि कह रहा है दूसरा कि कुछ फल सब्जियां हैं, जो फल वाली हो सब्जियां को काट रही हैं यहाँ पर, तो ये जो दूसरा निष्कर्ष है यह सही हो जाएगा और पहला निष्कर्ष गलत हो जाएगा। तो इसका केवल 2 निष्कर्ष पालन करता है, यानी ऑप्शन नंबर 1 केवल निष्कर्ष 2 इसका सही है। अगला प्रश्न कह रहा है कि दिए गए प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ें और बताएं कि उत्तर देने के लिए निम्नलिखित में कथनों में से कौन सा पर्याप्त है। क्या x-5 सम संख्या है? x एक वास्तविक संख्या है, तो x-15 कथन है। x-15 एक पूर्णांक है, ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि x एक पूर्णांक संख्या ही हो। लेकिन ये जो कह रहा है x-10 एक विषम पूर्णांक है, यह तो हो सकता है विषम पूर्णांक, क्योंकि
इस कथन के अनुसार यह दूसरा स्टेटमेंट फॉलो कर रहा है। तो आप लोग ऑप्शन देख लीजिए, केवल निष्कर्ष 2 फॉलो करता है जबकि 1 अपर्याप्त है। इसका यही उत्तर होगा। अगला प्रश्न कह रहा है 10 किलोग्राम भार की एक वस्तु क्षैतिज स्थिति में 5 मीटर पर सेकंड की गति से बढ़ रही है। इसकी गति 10 मीटर पर सेकंड तक बढ़ाने के लिए इस पर किया गया कार्य, यह जो कार्य है वह गतिज ऊर्जा के रूप में स्थानांतरित हो जाएगा, यानी 1/2 mv², क्योंकि जो कह रहा है वह क्षैतिज दिशा में, यानी इस साइड से इस साइड या इस साइड से इस साइड। तो हम अगर निकालेंगे तो k का मान ज्ञात करेंगे तो 1/2 m का मान दिया है 4 किलो। पहले कह रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से 10 मीटर पर सेकेंड हो जा रहा है, यानी V2 से V1 का मान ज्ञात करेंगे। इसका स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर। तो 1/2 गुणे 4, जब V2 का स्क्वायर करेंगे आएगा 100 में से हम 5 के स्क्वायर करेंगे 25, 100 में से 25 घटाया जाएगा, 100 में से 25 घटाएंगे तो यहाँ हम लिख सकते हैं 75। तो 2 से इसे काटेंगे 2 बार और 2 का गुणा 75 में हम करेंगे तो 75 दूना 150, यानी 150, जो इसका ऑप्शन नंबर पहला है यही इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न कह रहा है चिंतावान उपन्यास हाफ ऑफ व्हाट आई के लेखक कौन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अनिल मेनन। अगला प्रश्न कह रहा है कि कंपनी ABC की बिक्री कैसी रही? कथन है कि कंपनी ABC 75,000 साबुन 70 रुपये प्रति नग के हिसाब से बेचते हैं। दूसरा है उत्पाद के क्षेत्र में ABC के पास कोई दूसरा उत्पाद नहीं है। तो जब इसके पास कोई दूसरा उत्पाद नहीं है तो केवल साबुन है, और साबुन को वह अच्छी तरह से बेच ले रहा है क्योंकि इतना 1000 साबुन वह 70 रुपये प्रति नग के हिसाब से बेच रहा है, यानी वो जो बिक्री कर रहा है वह सबसे अच्छा है, क्योंकि जितने उसके पास साबुन थे वह सब के सब बेच गए। तो जो यह कह रहा है वह 1 और 2 दोनों एक साथ अनुसरण करते हैं, एक साथ उचित है जवाब देने के लिए। ऑप्शन नंबर जो 2 है इसका, कथन 1 और कथन 2 दोनों ही उचित जवाब देने के लिए पर्याप्त है। अगला प्रश्न कह रहा है कि फरवरी 2018 में उपलब्ध जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री ने आर्थिक सलाहकार परिषद PMEC के अध्यक्ष कौन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा विवेक ओबराय। यह पुराना करेंट है, लेकिन आप लोगों को हमेशा नए अपडेट को करेंट को याद करना होगा। अगला प्रश्न है एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 100 मीटर लंबे पुल को पार करने के लिए 10 सेकंड का समय लेती है। रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो हमें रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करना है, तो हम लिखेंगे चाल बराबर दूरी बटे समय, यही फार्मूला होता है। तो जब हम हल करेंगे तो पहले चाल है 90 किलोमीटर, इसे अगर हम मीटर में बदलेंगे तो 5/18 बराबर 100 मीटर लंबा पुल है, प्लस ट्रेन अपनी भी दूरी पार करेगा, और अपनी दूरी के लिए हम उसे x मान ले रहे हैं। यह 100 है, 100 जो है वह पुल की लंबाई है। यह 100 मीटर है जो पुल की लंबाई है, x है ट्रेन की लंबाई, और पार करता है 10 सेकंड में। इसे काटेंगे 18 से गुणा करेंगे 5 बार, 18 से अगर 90 को काटेंगे 5 और 5 में 5 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 25, और ये जो 10 है ये इस पार जाएगा गुणा हो जाएगा 150 बराबर 100 प्लस x। जब हम x का मान निकालेंगे तो 100 को इस पार लेकर आएंगे, घटाएंगे तो 250 माइनस 100 करेंगे तो आ जाएगा 150। 100 जो 50 है वह ट्रेन की लंबाई है, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है, इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न
प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? तो प्रतिरोध की जो एसआई इकाई है उसे ओम कहते हैं। जो न्यूटन है यह बल का है, और जो कूलाम है यह क्यू का है, और जूल इसे कार्य भी कर सकते हैं, और इसका ऊर्जा जो ऊर्जा का भी होता है उसका भी इकाई जूल ही होता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि कथन ईमानदारी ही सर्वोत्तम नीति है। अनुमान है कि ईमानदार लोग नीति बनाते हैं। दूसरा अनुमान है हर नीति ईमानदारी होनी चाहिए। इस कथन के अनुसार ये जो दोनों अनुमान है ये गलत है, क्योंकि ईमानदार लोग ही नीति बनाते हैं, इसका भी कोई इसमें जिक्र नहीं है बनाने का। केवल कह रहा है ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है लेकिन बनाने की कोई बात नहीं कह रहा है। उसी प्रकार हर नीति ईमानदार होनी चाहिए, ये भी कथन गलत है, क्योंकि कोई भी नीति होता है वो 100% ईमानदार नहीं होता है, कुछ उसमें न कमी होती रहती है। तो इसका अनुमान है न तो एक फॉलो करता है और न तो दो, न तो अनुसरण एक अनुमानित है न तो दो, यही इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न कह रहा है कि तमिलनाडु में नए नियुक्त राज्यपाल फरवरी 2018 में उपलब्ध जानकारी के अनुसार कौन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बनवारी लाल पुरोहित। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि उस उत्तराकृति का चयन करें जो प्रश्नाकृति में रिक्त स्थान पर उपयुक्त है। ये जो खाली जगह दिया गया है जहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह है वहाँ कौन सी फिगर आएगी इन चारों फिगर में से? तो आप लोग देख रहे हैं इसमें पहले में 4 लाइन है, मतलब जो इस प्रकार से बना है, तो 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन और 4 लाइन, और दूसरे में दिया गया है 3 लाइन 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन, और तीसरे में दिया गया है केवल 2 लाइन। उसी प्रकार आप दूसरे में देखेंगे इसमें 4 लाइन है, इसमें 2 लाइन है और इसमें 3 लाइन है। लेकिन आप तीसरे में आएंगे इसमें 2 लाइन है, इसमें 4 लाइन, तो तीसरा लाइन वाला जो हमेशा है वो बचा है। तो ये जो इसमें जो फिगर आएगा वो तीसरे लाइन पे आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है तीसरे लाइन वाला, यही इसका सही उत्तर है। यानी ऑप्शन नंबर जो 3 में दिया गया है विकल्प, ये भी ध्यान से विकल्प को हल कीजिए, इसमें 3 में दिया गया है यही इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न कह रहा है सर्च लाइट के परावर्तक कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अवतल दर्पण। सर्च लाइट में जो दर्पण लगा रहता है वो अवतल दर्पण लगा रहता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे चित्र में उसी सतह से संबंधित है जिस सतह से दूसरे चित्र पहले चित्र से संबंधित है। जब पहला चित्र आप देखेंगे तो ये अंगूठी है, तो अंगूठी को हाथ में पहनते हैं। दूसरा फिगर दिया गया है ताज, तो ताज को कहाँ पहनेंगे? तो सर पे। तो आप विकल्प देख लीजिए, जो दूसरा विकल्प दिखाया गया है सर का, तो जो हम ताज पहनते हैं सर पर पहनते हैं, जिस प्रकार अंगूठी हाथ में पहना जाता है उसी प्रकार जो ताज है वो सर पे पहना जाता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न कह रहा है रिक्त स्थानों में सबसे उपयुक्त विकल्प भरें। ये जो प्रश्न दिया गया है, वे पौधे जिनमें पौधे के विभिन्न भाग उपस्थित नहीं होते वे खाली जगह समूह से संबंधित है। तो इसका उत्तर हो जाएगा थाइलोफाइटा। थाइलोफाइटा जो है उसमें पौधे विभिन्न प्रकार के भाग उपस्थित नहीं होते। थाइलोफाइटा में जो पौधे का विभिन्न भाग है वो उपस्थित नहीं होता। अगला प्रश्न कह रहा है कि 1600 की राशि 6 साल की अवधि के लिए 5% वार्षिक साधारण ब्याज अर्जित करता है। ब्याज कितना होगा? तो हमें 1600 का ब्याज ज्ञात करना है। तो ब्याज 5 और 5 में अगर हम 6 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 30% हमें निकालना है। तो ये जीरो से कट गया। 16 का गुणा करेंगे इसमें, 16 48 जीरो, यानी 480 हो जाएगा साधारण ब्याज। ये इसका सही उत्तर है। आप फार्मूला से भी हल कर सकते हैं। फार्मूला होता है साधारण ब्याज यानी SI बराबर PRT
P मतलब मूलधन, R मतलब रेट यानी 5, T मतलब समय बटे 100। जब इसे हल करेंगे 0000 से 16 का 6 में गुणा करेंगे 96, 96 का 5 में गुणा करेंगे 480 आ जाएगा। यही इसका सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित विकल्पों में से संबंधित जोड़े का चयन करें। तो ये जो फिगर दिखाई दिया है, पहले में दिया गया है हंस, दूसरे में हंसो यानी हंस का बहुवचन दिया गया है। उसी प्रकार आप विकल्प को देखेंगे, विकल्प देख लीजिए। पहले में मोजो दिया गया यानी पहले में बहुवचन दिया गया है, दूसरे में एक वचन दिया गया। उसी प्रकार कमीजो बहुवचन, कमीज एक वचन। जैकेट और जैकेट ये दोनों में एक ही वचन है या बहुवचन, क्योंकि जो जैकेट होता है वह बहुवचन में ही होता है। जबकि आप देखेंगे पतलून, पतलून जो है ऑप्शन नंबर 4 में दिखाई दे रहा है, पतलून यानी एक वचन और पतलूनों यानी बहुवचन। तो यही इसका सही उत्तर होगा, क्योंकि पहले पतलून एक वचन में है, पतलूनों बहुवचन में। उस प्रकार जो ये प्रश्न दिया गया है, पहले हंस एक वचन में और फिर हंसो बहुवचन में है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। आप देख सकते हैं चारों ऑप्शन कि कौन सा कथन सही है। अगर 29 में हम 6 का भाग देंगे तो 6 चौक 24, हासिल आएगा 5, दशमलव लगा के अगर हम करेंगे तो 48 आएगा यानी 4.8। जबकि 43 है, इसे हम अगर 12 से भाग देंगे तो 12 तिहाई 36, 36 बचा 7, दशमलव लिख के हम लिखेंगे 12 पंचे 60, यानी जो 3.5 है और इसका मान है 4.8। तो 4.8 यह बड़ा होगा और 3.5 छोटा होगा, यानी जो पहला विकल्प है कि 29/6 बड़ा होगा और 43/12 ये छोटा होगा। जो पहला फिगर है यही इसका उत्तर है, क्योंकि बराबर भी नहीं हो सकते। 43/12 ये बड़ा नहीं हो सकता और 29/6 ये बराबर भी नहीं हो सकता और 53/12 के। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह द्वारा दिखाया गया पद अनुपस्थित है। दिए गए विकल्पों में अनुपस्थित पद का चयन करें। अगर आप देखेंगे तो पहले यस है, यस के बाद टी, टी के बाद यू, यू के बाद भी के बाद आ जाएगा डब्लू। उस पर दूसरा पद देखेंगे, दूसरा पद है टी से यू यानी 20 से 21, 22, 22 के बाद 23, 23 के बाद 24 आएगा, यानी WX इसका सही उत्तर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिखाया गया है। ये इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है रैनवियर के नोट्स सूक्ष्म रिक्त स्थानों होते हैं जो खाली जगह दिया गया है में पाए जाते हैं। तो इसका जो उत्तर होगा वो माइलिनीकृत एक्सोन इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न कह रहा है कि दिए गए कथन पर विचार करें और तय करें कि दिए गए अनुमान में से कौन सा कथन अंतर्निहित है। तो कथन दिया गया है अध्यापक को कार्यशाला में भाग लेना चाहिए। पहला अनुमान है कार्यशाला में अध्यापकों के ज्ञान का सामायिक यानी करेंट जो ज्ञान होता है उसे सामायिक कहते हैं बनाती है। तो ये तो पहला अनुमान सही है, क्योंकि अध्यापकों को नए ज्ञान की ज़रूरत होती है और हमेशा अध्यापक सीखते रहते हैं। तो पहला अनुमान समय है। लेकिन दूसरा जो अनुमान दिया गया है कार्यशाला में समय की बर्बादी होती है, ये तो गलत है, यानी जो दूसरा अनुमान है वह गलत है। केवल एक अनुमान इसका फॉलो करता है, केवल पहला अनुसरण निहित है। अगला प्रश्न कह रहा है किसी दर्पण को जब नीचे दिए गए शब्द के नीचे क्षैतिज रखा जाता है तो उसके द्वारा निर्मित दर्पण छवि का चयन करिए। जो फिगर दिखाई दे रहा है इसमें नीचे दर्पण रखा गया है, तो बनेगा एच इस प्रकार से, ई भी इस प्रकार से बनेगा, ये जो होगा उल्टा बनेगा,
यल जो बनेगा वो भी उल्टा बनेगा इस प्रकार से, एक मिनट, यल इस प्रकार से यल इस प्रकार से बनेगा। उसके बाद टी जो बनेगा वो नीचे की तरफ बनेगा, यच जैसे वैसे बनेगा और वाई भी उल्टा बन जाएगा ऐसे करके। ऑप्शन नंबर जो 3 दिखाई दे रहा है ये इसका सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है पीर पंजाल रेलवे सुरंग कहाँ स्थित है? तो यह जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू कश्मीर में यह स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है दिए गए प्रश्न पर विचार करें और निर्णय लें कि प्रश्न का उत्तर देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन पर्याप्त है। कथन कहा गया है क्या राजू को यात्रा करना पसंद है? वाक्य पहला है राजू ने भारत के पूर्व पश्चिम उत्तर और दक्षिण सभी प्रांतों का दर्शन किया है, यानी वह सभी जगहों घूमा है, हर जगह घूमने के लिए उसे यात्रा पसंद है, यानी पहला जो स्टेटमेंट है वह सही है। दूसरा है राजू को अपने दोस्तों के साथ रहना बहुत पसंद है, ऐसा तो कथन में कहा ही नहीं गया, यानी दूसरा जो कथन है वह गलत है, केवल एक इसका अनुसरण करता है। तो ऑप्शन नंबर 4 देखिए, केवल प्रश्न 1 उत्तर देने के लिए पर्याप्त है जबकि 2 पर्याप्त नहीं है, ये इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न कह रहा है एक परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या किसके बराबर होती है? तो परमाणु की जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है और द्रव्यमान संख्या प्लस परमाणु माइनस, पहले द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणुओं की संख्या के बराबर होता है न्यूट्रॉन की संख्या, और हमें न्यूट्रॉन की संख्या पूछी गई है, यही इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है आप से 7 साल बाद विराट मोहिंदर से दोगुना बड़ा होगा। 5 वर्ष पहले मोहिंदर की आयु विराट की आयु का 2/5 से 1 वर्ष कम थी, तो विराट की वर्तमान आयु क्या है? तो विराट की जो वर्तमान आयु है वह 55 वर्ष है। इसे आप विकल्प से हल करेंगे तो अच्छे से हल हो जाएगा। जैसे आप हल करेंगे तो लिखेंगे विराट की आयु 55 वर्ष है, और कह रहा है कि विराट की आयु 5 वर्ष पहले मोहिंदर की आयु विराट की आयु के 2/5 से 1 वर्ष कम थी। अगर हम इसका 2/5 निकालेंगे तो आ जाएगा 22, इसे काटेंगे 11 बार, आ जाएगा 22। 5 वर्ष पहले, यानी इसमें अगर हम 5 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 22 × 5 27 वर्ष हो जाएगा। और कह रहा है कि अब से 5 साल बाद विराट मोहिंदर की आयु का 2 गुना बड़ा होगा। 5 साल बाद, अगर यह 5 साल बाद, अगर यह अब 55 का है तो 5 साल बाद हो जाएगा। 5 साल बाद इसे हम अगर जोड़ेंगे तो आ जाएगा कितना? अगर यह 55 है अभी तो इसमें हम 7 साल जोड़ेंगे प्लस 7 आ जाएगा 62। 62 का आधा करेंगे 31 वर्ष, क्योंकि कह रहा है आज से 7 साल बाद विराट मोहिंदर का 2 गुना बड़ा होगा, यानी 31 साल हो जाएगा मोहिंदर का उम्र। और कह रहा है 5 वर्ष पहले, अगर इसमें हम 5 घटाएंगे तो 26 हो जाएगा। और यही कह रहा है कि 5 साल पहले मोहिंदर की आयु विराट की आयु के 2/5 से 1 वर्ष कम होगी, तो इसकी आयु 5 वर्ष पहले और इसकी आयु, इसकी 27 है विराट की और मोहिंदर की 26 है, और यह कह भी रहा है कि इतने वर्ष बाद 1 वर्ष कम होगी। इस विराट की आयु जो 27 है और मोहिंदर की 26 है, यानी 1 वर्ष कम है, तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 55 वर्ष इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है एक स्विमिंग पूल के 3 टैंकरों ABC के माध्यम से 10 घंटे में भरा जाता है। टैंकर सी टैंकर बी से 2 गुना तेज है और टैंकर बी टैंकर ए से 2 गुना तेज है। स्विमिंग पूल
कि टैंकर ए द्वारा अकेले भरने में कितना समय लगेगा। तो इसे हम हल करेंगे। पहले लिखेंगे ए, बी और सी। कह रहा है टैंकर सी बी के दुगुना तेज है और टैंकर बी ए के दुगुना तेज है। अगर हम ए को 1 मानेंगे तो बी दुगुना हो जाएगा, और सी कह रहा है बी का दुगुना है, यानी ये 4 हो जाएगा। अगर हम इसे पूरा जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। 4 2 6, 6 1 7, और पूरे 10 घंटे में भरते हैं, यानी पूरा भरने में 70 लीटर अगर माने तो 70 लीटर भरा जाएगा। और इसे कह रहा है केवल ए से भरना है। ए का जो एफिशिएंसी 1 है, 1 से अगर इसमें भाग देंगे तो आ जाएगा 70, यानी 70 घंटे में भरेगा। ऑप्शन नंबर जो डी है इसका यही सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है नीचे दिए गए अनुक्रम से ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनके ठीक पहले कोई संख्या आती है। तो आप देखेंगे प्रतीक है जिसके पहले कोई एक संख्या आती है। तो आप ध्यान से देखिए इसे। ध्यान से देखने पर जो ये आप लोगों को 2 दिखाई दे रहा है, यही एक ऐसा प्रतीक है जिसके ठीक पहले एक संख्या आता है और कोई नहीं है। तो केवल एक जो है वो इसमें संख्या है। तो ऑप्शन नंबर जो दिखाई दे रहा है केवल एक ऐसी संख्या है। अगला प्रश्न देख रहे हैं। अगला प्रश्न कह रहा है दिए गए कथन पर विचार करें और तय करें कि दी गई पूर्ण धाराओं में से कौन से कथन अंतर्निहित है। कथन दिया गया है कि अपार्टमेंट एसोसिएशन द्वारा शुरू किया गया स्वच्छ भारत अपने शहर को साफ रखे अभियान को उसके निवासियों से ज़्यादा प्रतिक्रिया नहीं मिल पाई। तो पूर्ण धाराएं हैं निवासी स्थान अपने अपार्टमेंट को साफ नहीं रखता, ऐसी तो कोई बात नहीं है इसमें। दूसरा जो एसोसिएशन अभियान असफल रही, ये तो पूर्ण धाराएं लागू कर रहे हैं, क्योंकि जो यह स्वच्छ भारत अभियान चालू किया गया था उससे किया गया था कि सभी साफ सफाई रखें, लेकिन वो कह रहा है कि निवासियों से ज़्यादा प्रतिक्रिया नहीं मिली, मतलब ज़्यादा साफ सफाई निवासियों ने नहीं की। तो ये जो अभियान है वो तो असफल हो गया, यानी सफल नहीं हुआ। सफल होता तो सभी जगह स्वच्छ होते। तो यह एसोसिएशन अफसल हो गया, अफसल, यही इसका सही उत्तर। मतलब दूसरा जो पूर्ण धाराएं है वो फॉलो करता है। तो इसका जो होगा केवल पूर्ण धाराएं 2 अंतर्निहित है, ये इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है उस आकृति का चयन करें जो निम्नलिखित समूह से संबंधित नहीं है। तो आप अगर ध्यान से फिगर को देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए में जो है पहले अंदर षष्ठ कोण है, यानी 6 कोण है, उसके ऊपर 5 कोण है, यानी पहले में 6 है उसके ऊपर 5 है। दूसरे में देखेंगे तो आएगा पहले अंदर 3 है उसके ऊपर 4 है, यानी पहले में 3 है उसके ऊपर 4 है। और जो सी में है अंदर तो 4 है ऊपर 3 है, ऊपर जो है 3 है और नीचे 4 है। और पाँचवें में देखेंगे तो अंदर तो 5 है और ऊपर जो है वो 4 है, यानी जो नीचे वो 5 है ऊपर 4 है। तो आप ध्यान से देखेंगे बाकी सभी में पहले तो बड़ा है अंदर वाला और ऊपर वाला छोटा है, जबकि आप सी में देखेंगे तो जो अंदर वाला बड़ा है ऊपर वाला छोटा है, यानी जो यह फिगर है ऑप्शन नंबर सी यही सबसे अलग है। तो जो ऑप्शन नंबर 3 है यही इसका सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर सी वाला। तो ऑप्शन नंबर सी वाला जो दिया गया है यही इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित आकृतियों में कितने त्रिभुज मौजूद है। तो इसे गिनेंगे 1, ये 2, ये 3 और ये 4। इसका गुणा करेंगे हो जाएगा 8, उसके बाद ये वाला 9, ये वाला 10, ये वाला 11 और ये वाला 12, यानी ये वाला 4 जोड़ देंगे और हो जाएगा 12। पूरे 12 त्रिभुज हैं इसमें। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर जो 4 है
वह इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन 15,376 का वर्गमूल है। तो इससे आप वर्गमूल निकालेंगे तो आ जाएगा 15,376। 2 से काटेंगे आ जाएगा 7, 6, 8 और 8। फिर 2 से काटेंगे 2 तिहाई 6, 2 अठे 16, 2 चौका 8, 2 चौका 8। फिर 2 से काटेंगे तो 2 एक का 2, 2 9 18, एक हासिल बचा था इसमें जोड़ दे रहे हैं। और उसके बाद 2 दूना 4, फिर 2 दूना 4, फिर 2 से काटेंगे तो 2 9 18, 2 छक्का 12, 1 जो यह है 961। यह 31 का है तो 31 बार काटेंगे इसे भी, फिर 31 से इसे और इसका गुणा करेंगे तो 2 इधर और 2 इधर और 31 इधर, यानी 2 गुणे 2 गुणे 31। इसका जब गुणा करेंगे तो आ जाएगा 124। यही इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है उमर और अविनाश ने क्रमशः 10,000 15,000 की निवेश के साथ साझेदारी शुरू की, लेकिन वित्तीय समस्या के कारण अवनीश ने 8 महीने बाद अपना निवेश वापस ले लिया। पहले 12 माह का लाभ दोनों किस अनुपात में बांटा जाना चाहिए। पहले तो यह 10 और यह 15, 1 2 3 4, 1 2 3। इसे जब काटेंगे तो ये 3 0 से कट गया, 3 0 है, यहाँ पर हम 4 0 लिख दे रहे हैं, यहाँ पर 3 0 है तो 3 0 से कट गया। 3 0 जो है वह 3 0 से कट गया यहाँ वाला। और इसे काटेंगे 2 से 5 से काटेंगे 2 बार और इसे 5 से काटेंगे 3 बार, यानी 2:3 में तो वह पैसा लगाया है। और जो अविनाश है वह 8 महीने के लिए लगाया है और जो उमर है वह 12 महीने के लिए लगाया है। तो इसका गुणा करेंगे आएगा 24 और इसका भी गुणा करेंगे आएगा 24। इसका यानी जो अनुपात होगा वह 1:1, यानी 1:1 के अनुपात में उसे लाभ प्राप्त होगा। ऑप्शन नंबर जो 2 है यही इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन जिसके आधार की त्रिज्या उसकी ऊंचाई की 1/3 है, एक गोलार्ध में आयतन के बराबर है। शंकु की त्रिज्या और गोलार्ध की त्रिज्या का अनुपात क्या होगा। तो इसका जो अनुपात होगा √3 में, मतलब यही जो इसका होगा पावर 3 के √4 और घात 3 के √3, यही इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है मजदूरों के 2 प्रकार हैं। पहले प्रकार के मजदूर दूसरे प्रकार के मजदूर के 3 गुना ज़्यादा कार्य करते हैं, यानी जो पहला मजदूर है वह 3 गुना कार्यशील है और जो दूसरा है वह 1। अगर यह 1 है तो यह 3 गुना है। यही कहा गया है कि 3 गुना ज़्यादा कार्य करते हैं। पहले प्रकार के 12 मजदूर, यानी 12 जो मजदूर हैं पहले प्रकार के और इनकी क्षमता 3 गुना है, वह किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो कह रहा है, 1 मिनट रुकिए, जो पहले प्रकार का मजदूर है वह 12, इसकी कार्य क्षमता 3 है, यह 10 दिन में कार्य समाप्त कर डालते हैं। इसी कार्य को 4 प्रकार के पहले 4 प्रकार के मजदूर, यानी जो पहला है उसमें 4 में गुणा करेंगे 3 का, क्योंकि जो पहले का है उसकी क्षमता 3 है और दूसरे 8 प्रकार की मजदूर, यानी 8 गुणे 1, यह कितना कार्य कितने दिनों में करेंगे, यानी x दिनों में कार्य करेंगे। यही मजदूरों की कितने समय लगेगा यही पूछा। इसे गुणा करेंगे तो 4 तिहाई 12
और इसका गुणा करेंगे तो 8 यानी 20। 20 गुणे x, तो 20 से जब हम इसे काटेंगे इधर लाएंगे 20, क्योंकि इधर गुणा है इधर भाग में हो जाएगा। इसे काटेंगे 2 बार, फिर इसे काटेंगे 6 बार, और 6 का गुणा हम 3 में करेंगे तो आ जाएगा 18, यानी जो x का मान है वो 18 है। x जो दिया गया है वह समय का मान, यानी ऑप्शन नंबर जो बी है यही इसका सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर बी 18। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है अलैंगिक प्रजनन लैंगिक प्रजनन से भिन्न है। अलैंगिक प्रजनन जो जैसे जिसके माता पिता होते हैं वैसे ही वो भी होता है, यानी जो ऑप्शन नंबर जो 4 है कि नए जीव का जनक अपने माता पिता के समान होता है। जैसे कोई पेड़ है, जो पेड़ होता है उसमें अलैंगिक प्रजनन होता है। तो पेड़ अगर आम का है तो जो उसका दूसरा पेड़ होगा, यानी उसके प्रजनन से जो पेड़ पैदा होगा वो भी आम ही का पेड़ होगा, यानी उस जो पहला है वो अपने माता पिता के समान ही होगा, यानी आम का पेड़ है तो आम ही होगा। जबकि जो लैंगिक प्रजनन होते हैं, लैंगिक प्रजनन होता है मनुष्यों में। मनुष्यों का अगर लड़का देखेंगे तो कोई गोरा होगा, कोई काला होगा, कोई छोटा होगा, कोई बड़ा होगा, यानी अपने माता पिता के समान नहीं होता। यही अंतर होता है लैंगिक और अलैंगिक प्रजनन में, यानी जो ऑप्शन नंबर 4 है इसका यही सही उत्तर है। अगला प्रश्न कह रहा है NH4 ट्वाइस SO4 में एक अणु में कितने परमाणु होते हैं। तो हम अगर गिनेंगे, पहले है NH4, इसका है ट्वाइस, फिर SO4। हम गिनेंगे, हाइड्रोजन 4 है, 1 या नाइट्रोजन 4 1 5, 5 का 2 में गुणा करेंगे तो यहाँ 10 होगा। और यह है 4 हाइड्रोजन, 1 है सल्फर, 4 1 5, इसका जब हम योग करेंगे यानी 15 परमाणु हैं। ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है किसी थैले में लाल और नीले रंग के गेंदों की संख्याओं का अनुपात स्थिर है। जब उनमें 44 लाल गेंद थे तो नीले गेंदों की संख्या 36 थी। यदि नीले गेंदों की संख्या 54 हो तो थैले में लाल गेंदों की संख्या कितनी होगी। पहले तो है 44 और 36, अगर इसका अनुपात निकालेंगे तो 4 से काटेंगे 11 बार और इसे काटेंगे 4 से 9 बार। तो कह रहा है जो नीले गेंदों की संख्या हम 54 कह दें, यानी 9 का मान अगर हम 54 कर देंगे तो 1 का रेशियो आ जाएगा 6। तो हमें पूछा गया है लाल गेंदों की संख्या, तो हम 1 रेशियो का मान अगर 6 है तो 11 रेशियो में हम अगर 6 का गुणा करेंगे आएगा 66, यानी जो लाल गेंदों की संख्या है वह 66 है। ऑप्शन नंबर जो बी है इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है किस संविधि कानून के माध्यम से भारत और पाकिस्तान 2 स्वतंत्र राष्ट्रों में विभाजित किए गए थे। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। अगला प्रश्न कह रहा है एक लड़की, प्रश्न पहले पढ़ लीजिए, कह रहा है एक लड़की की तस्वीर को देखकर, एक लड़की की तस्वीर को देखकर शीशा नामक एक लड़की ने कहा उसकी माँ मेरे नाना जी की इकलौती बेटी है और उनके केवल एक बेटी है और कोई बेटा नहीं है। शीशा तस्वीर की लड़की से कैसे संबंधित है। कोई तस्वीर है और शीशा कह रही है कि उसकी माँ, यानी तस्वीर में जो दिख रही है इसकी माँ मेरे नाना जी की, इनके जो नाना जी हैं उनकी इकलौती बेटी, इनकी जो नाना जी है उनकी इकलौती बेटी माँ, यानी ये खुद होगी। और कह रहा है कि उनकी बेटी है और उनकी बेटी है, यानी शीशा खुद है, उनका कोई बेटा नहीं है, यानी फिगर में जो दिखाई दे रहा है वो शीशा खुद ही है, क्योंकि इनके नाना की इकलौती बेटी शीशा की माँ होगी और शीशा की केवल एक ही मतलब माँ की केवल एक ही बेटी है, वो भी शीशा।
और कोई बेटा नहीं है, यानी जो फिगर में दिख रहा चित्र है वो शीशा स्वयं है। और इसका फिगर देखेंगे, जो ऑप्शन देखेंगे, जो चौथा है, तस्वीर में दिख रही लड़की खुद शीशा है। अगला प्रश्न, भारतीय ओलंपिक संघ में वर्तमान फरवरी 2018 के अनुसार अध्यक्ष कौन थे? तो नरेंद्र ध्रुव बत्रा। अगला प्रश्न कह रहा है संवेग को किसके गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है? तो संवेग का फार्मूला होता है P बराबर mv। m जो है वह द्रव्यमान है और जो v है वह वेग है, यानी द्रव्यमान गुणे वेग इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर सी देखेंगे, द्रव्यमान गुणे वेग इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न फिगर में दिखाया गया है, दिए गए वेन आरोप के अनुसार कौन सा नंबर लड़के जो एथलीट में भाग लेते हैं और क्रिकेट में भी भाग लेते हैं, तो लड़के रहे चाहिए, यानी बॉयज आयत में भी रहना चाहिए, एथलीट में रहना चाहिए और क्रिकेट यानी त्रिभुज में भी रहना चाहिए। तीनों में जो है वह 3 जो आपको दिखाई दे रहा है वह तीनों में है, यानी इसका जो उत्तर होगा 3 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है। इस प्रकार की सतर्कता बनाने पर आप वहाँ कम से कम प्रश्न को गलत कर सकेंगे। अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो विकल्प पहला कहाँ पर है, दूसरा कहाँ पर है, तो इससे भी कई प्रश्न गलत हो सकते हैं। तो आप ध्यान से विकल्प को टिक करिए। अगला प्रश्न है, मेंडलीव की आवर्त सारणी तत्वों के गुणों उनके परमाणु द्रव्यमान पर अभावी स्वभाव माना जाता है। जो मेंडलीव की आवर्त सारणी थी उसका जो तत्व है वह परमाणु द्रव्यमान के आधार पर सजाए गए थे, तो इसका जो उत्तर होगा वो परमाणु द्रव्यमान होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि दिए गए विकल्प पर विचार करें और तय करें कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। पहला कथन ओथा दिया गया है, यक्स और वाई में कौन बेहतर नर्तक है? तो कथन पहला है, यक्स ने अधिक नृत्य ऑडिशन दिए थे, और दूसरा है वाई ने मंच पर अधिक प्रदर्शन किया। दूसरा तो हो जाएगा कि बेहतर नृत्य, क्योंकि वह मंच पर प्रदर्शन कई बार दे चुका है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रदर्शन दिया, यानी वह अच्छा नृतक होगा, डांसर अच्छा होगा तभी न प्रदर्शन किया है। जबकि पहला कह रहा है कि अधिक बार ऑडिशन दिए हैं, ऑडिशन पता नहीं उसमें फेल हुआ होगा, उसे अच्छा नहीं डांस करना आता होगा, तभी ना वो कई बार ऑडिशन दिए हैं और फेल हो गए। तो यानी जो पहला है वह गलत है और केवल 2 इसका फॉलो करता है, तो केवल 2 अनुसरण करता है। तो ऑप्शन नंबर 2 देखेंगे, केवल 2 अकेले कथन 2 पर्याप्त है, जबकि कथन 1 अपर्याप्त है, यही इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल लाल चींटियों में उपस्थित होता है? तो फार्मिक एसिड। ऑप्शन नंबर जो सी है फार्मिक एसिड, यही चींटियों में उपस्थित होता है। अगला प्रश्न कह रहा है, दिए गए मदों के समूह के लिए सबसे उपयुक्त शब्द चुनें। तो ये जो दिया गया है वह एक प्रकार से जीत की खुशी है, यानी सेलिब्रेशन, जो हम लोग जीत की खुशी मनाते हैं वह सेलिब्रेशन होता है, वही दिया गया है। तो आप विकल्प देखेंगे, जो पहला दिया गया है उत्सव यानी सेलिब्रेशन, वही इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, 2 अंकों की वह संख्या ज्ञात कीजिए जो इसके अंकों के गुणनफल का 3 गुना होगा। इस प्रकार के प्रश्नों को आप अगर ऑप्शन से हल करेंगे तो ज़्यादा कम समय लगेगा, बहुत कम समय में आप जल्दी ही हल करेंगे। जैसे अगर हम इसे करेंगे तो कह रहा है 2 अंकों की संख्या के अंकों का गुणनफल का 3 गुना होगा। अगर हम इसे जोड़ेंगे तो 6 और 3 और 6 हो जाएगा 9, इसका 3 गुना होगा 27, यानी पहला गलत हो गया। लेकिन हम जब चौथा जोड़ेंगे 2 + 4 यह हो जाएगा 6, तो यह 6 का अगर हम 3 गुना करेंगे तो हो जाएगा 24। यही हमसे पूछा गया कि अंकों का गुणनफल 3 गुना होगा, यानी 6 का 3 गुना करेंगे 24 आएगा, जो 24 इसका सही उत्तर है। आप इस प्रकार के प्रश्न को विकल्प से हल करेंगे तो जल्द ही हल हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
दी एसोसिएशन ऑफ स्मॉल बॉम्बेस पुस्तक के लेखक कौन हैं जो वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय डब्लियन लिविस्टेरी अवार्ड के लिए चुने गए हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा चेतन भगत। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, फरवरी 2018 से कोलकाता के आईपीएल टीम कोलकाता नाइट राइडर के मालिक कौन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा शाहरुख खान, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिखाई दे गए हैं। शाहरुख खान इसके सही उत्तर है। अगला प्रश्न कह रहा है, अब से 3 वर्ष बाद घगत्री की आयु यूनिस की आयु का 2 गुने से 8 वर्ष कम होगी। इन दोनों की वर्तमान आयु का योग 61 वर्ष है, तो धरित्री की वर्तमान आयु कितनी होगी? तो इसका उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में इसका हल दीजिएगा। आप इसका विकल्प भी देख लीजिए। पहला है 39, दूसरा 41, तीसरा 43 और चौथा 36 वर्ष। आप इस प्रश्न का उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अगला प्रश्न है कि ऊपर दिए गए अनुक्रम का उपयोग करके खाली स्थान भरिए। हम ए से ABC यहाँ दिया गया है, उसके बाद @ उसके बाद स्टार, उसके बाद 2 दिया, मतलब ये जो 3 ठे आगे का दिया हुआ 3 ठे पीछे का दिया गया। उसी प्रकार हम देखेंगे यस प्लस और हैज, यहाँ यस प्लस नहीं, यस के बाद हैज दिया गया है, उसके बाद ई, मतलब एक एक संख्या छोड़ के दिया गया। तो आप भी एक एक संख्या पहले यहाँ लिखेंगे इस प्रकार से प्रश्नवाचक चिन्ह, उसके बाद एक संख्या छोड़ के एच छोड़ के यहाँ जो बीच में आई उसे छोड़ के लिखेंगे एच, यानी पहला प्रश्नवाचक चिन्ह है, दूसरा का एच है और तीसरा का जी छोड़ के प्रश्नवाचक चिन्ह लिखेंगे। ये आप इसी में से यह प्रश्नवाचक मतलब यह वाला जो विकल्प है इसे चुन के लिख सकते हैं और यही इसका उत्तर है। प्रश्नवाचक चिन्ह, उसके बाद एच, उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह, यह वाला चिन्ह है आश्चर्यजनक वाला। अगला ये इसका उत्तर जो देखेंगे ऑप्शन नंबर जो पहले में है यही इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है 1 किलो वाट हावर कितने के बराबर होता है? तो 3.3 × 10⁶ जूल, ये इसका सही मान है। इसे आप याद कर लीजिए क्योंकि यह बराबर पूछा जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि किसी संख्या के 9 छात्र और कुछ छात्राएं हैं। किसी परीक्षा में छात्रों के प्राप्तांक का औसत 12 है, छात्राओं के प्राप्तांक का औसत 14 है। यदि सभी छात्रों के कुल प्राप्तांकों का औसत 13.1 है तो कक्षा में कुल छात्रों की संख्या कितनी है? तो दिया गया है पहले छात्रों यानी 12 छात्रों है, उसके बाद छात्राओं 14 है और टोटल का 13.1 है। इसे घटाएंगे तो 0.9 आएगा, इसे घटाएंगे तो आ जाएगा 1 यानी 0.11 आएगा। ये वाला जो दशमलव है और ये वाला दशमलव, इसे दशमलव से हम दशमलव हटा दे रहे हैं। तो ये पूछ रहा है छात्राएं, हम तो छात्राएं का संख्या दिया गया है कि छात्र का संख्या 9 है और हमें 9 का मान दिया गया है, यानी 9 का अनुपात 9 होगा, यानी 1:1। तो 11 का अनुपात भी 11 होगा और हमसे कहा गया है कुल छात्रों की संख्या। छात्रों की संख्या 9 है और छात्राओं की संख्या 11 है, तो 9 + 11 करेंगे तो आ जाएगा 20। यही पूरे छात्रों की संख्या है। ऑप्शन नंबर जो 3 है यही इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है 9.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कोई राशि 6 वर्ष में 942 हो जाती है तो आरंभ में किया गया निवेश कितना होगा? यह पूरा मूलधन दिया गया है, तो हम 9.5 × 6 करेंगे तो 6 × 5 = 30, 6 × 9 = 54 और 54 में 3 जोड़ेंगे 57, यानी 57.0, यानी 57 इसका मान होगा। 57 तो ब्याज लगा है और हमें मिश्र धन दिया यानी मूलधन भी अगर हम इसमें जोड़ देंगे तो 157 जो होगा वो मिश्र धन होगा और मिश्र धन दिया गया है 942। अगर हम इसे काटेंगे तो 1 का रेशियो आएगा 6 और हमें 100% का मान निकले, क्योंकि कोई भी
धन है जो अपने आप में 100% होगी, यानी 6 का में 100 का गुणा करेंगे 600 आ जाएगा। यानी इसका जो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 600 इसका मूलधन, यानी जो निवेश किया गया मूलधन था वो 600 रुपये है। इस प्रकार प्रश्न को पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।